ज़राअत के में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को जिस तरह उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में वो ना करते रहे, बिलाखिर इस हफ़्ते उन्हें हाँ करनी पड़ी। हमने देखा कि डॉलर के जिस कबूतर को वो दबोच कर बैठे हुए थे, उसे उन्हें आज़ाद करना पड़ा। आज डॉलर ने जिस तरह की उड़ान ली, तो हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में तारीख़ी कमी आज नोट की गई। आपकी स्क्रीन पर ये एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको नज़र आएगा कि पिछले 1 साल के दौरान डॉलर के साथ हुआ क्या है। इसमें एक स्पाइक आपको नज़र आएगी अप्रैल के महीने में पिछले साल, उसके बाद जुलाई के महीने में, और फिर जब डार साहब की आमद होती है तो उसके बाद डॉलर को मसनूई तरीके से मेंटेन किया जाता है। जब डार साहब आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने डीवैल्यूएशन के बारे में कहा था कि इट्स मदर ऑफ़ ऑल ईवल्स, यानी कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो डीवैल्यूएशन है, और उन्होंने अपने इंतज़ामी जो दाव पेच थे उससे उसको मेंटेन रखा। आज जब डॉलर आज़ाद हुआ तो हमने देखा कि इंटर बैंक में 255 रुपये, ब्लैक मार्केट में 262 रुपये, और जो हवाला वाला सिलसिला है उसमें 275 तक डॉलर गया है। तो इस सारे में हमने ये देखा कि ये एक प्री कंडीशन थी IMF की कि जब तक आप ये नहीं करेंगे हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और आज जब ये सब कुछ हुआ तो हमने देखा कि IMF काफ़ी तेज़ी से मूव किया। उन्होंने अपना एक ऐलान किया कि अगले हफ्ते 31 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे, 6 फरवरी तक ये दौरा होगा, और उसमें हमारे जो भी मामलात हैं, सर्कुलर डेट के हैं, फॉरेन एक्सचेंज के हैं, हमारे कर्ज़े जो हमें चाहिए मुल्क को चलाने के लिए, उस पर फिर ये बात होगी। तो आज जो डॉलर के साथ जो कुछ हुआ उसमें हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो एक्चुअली ऊपर गई, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। स्टॉक मार्केट डॉलर की वजह से ऊपर नहीं गई, जाहिर है उसकी वजह ये थी कि उनको पता है कि IMF की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, क्या डॉलर जो है, अगर मैं उसको विजुलाइज करूं, डॉलर ऐसे क्या, तुमने कभी बिल्ली पकड़ी है कि कोई ऐसी रैंडमली है? अगर आप उसे 5-7 मिनट रखें वो खौफजदा हो जाती है। अच्छा, जैसे ही आप छोड़ते हैं ना तो बिल्ली तीर की तरह सीधी जाती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती, और गेट से बाहर निकल के अपने जोर में कभी कभी आज पंजे से आपकी आंख भी निकाल सकती है। आज डॉलर जो है वो 24.5 रुपए के लगभग इजाफा हुआ एकदम, यानी 9.61। अच्छा, ये 99 में जो ये मौजूदा एक्सचेंज रेट सिस्टम नाफिज हुआ उसके बाद से सबसे बड़ा इजाफा है। तो ये इतनी आराम से नहीं हुआ। कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी कि इसहाक़ डार साहब ने, एक अमरीकी वफ़द आया था, अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के डिप्टी सेक्रेटरी थे रॉबर्ट कैप्रॉथ, उनकी क़यादत में। तो वहाँ डार साहब ने कहा, जी ना सिर्फ हम IMF की हर शर्त पूरी करेंगे, ये वही डार है जो कहता है ओए IMF, हाँ, ना सिर्फ ये शर्त पूरी करेंगे बल्कि हम तो और ज़्यादा सख्त इक़दामात लेने वाले हैं कि जिसकी IMF ने फरमाइश तक नहीं की, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना है। इस हद तक वो जो है वो सीधे हो गए थे। उसके बाद ये ऐलान हुआ है कि IMF का वक्त जो है वो 31 जनवरी से 9 फरवरी को इस्लामाबाद आ रहा है। और मुझे याद पड़ता है कि पिछली जो किस्त थी, जनरल बाजवा को वाशिंगटन जाना पड़ा था सिफारिश लड़वाने के लिए अमरीकियों से कि भाई साहब थोड़ा सा IMF के साथ सिफारिश कर दें। और अब सूरत हाल ये है कि IMF के लिए अमेरिका से जाना पड़ रहा है, भारत से ताल्लुकात के लिए UAE से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई साहब आपने गुड ऑफिसेज हैं, तो पाकिस्तान के साथ ये वो तो चले सही है। देखिए यार, आपने क्या करना था, देखिए सारी गलती किसकी है यहाँ पे। आपने दबा के रखा, इसकी वजह से एक डॉलर की ब्लैक मार्केट बनी। आपने ज़बरदस्ती LCs को रोका रखा, कंटेनर्स, ताकि आपकी पूरी इकोनॉमी की पहिया रुक गया, सिर्फ क्योंकि आपका अना का मसला था। और आपने इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन की है यहाँ पर। देखो, पहले आप PTI को गालियां दो, आप IMF के पास नहीं जाते, आप IMF के पास नहीं जाते, खुद भी तुम ये करो, किस उम्मीद में यार? हाँ, कि कोई आसमान से आपके ऊपर $1 बिलियन, ये वॉर ऑन टेरर नहीं है, ये 9/11 नहीं है, अफगानिस्तान में कोई कब्जा करके नहीं बैठा। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, मिफ्ता का क्या कसूर था? मिफ्ता का क्या कसूर था? अच्छा, मिफ्ता साहब तो अब मतलब मिफ्ता साहब की बद्दुआ लगी है ना, जिस तरह उनको जलील करके। मैंने मरियम नवाज शरीफ की पूरी ट्विटर टाइमलाइन आज देखी है, कहीं ये नहीं है कि प्लीज इसहाक भाई लुक इनटू दिस। नहीं होगा ना, रिश्तेदारी है सर, बेसिकली लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। और जितना सराहा जा रहा है आज इसहाक डार साहब को ट्विटर पर,
वो भी बताएं ना। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ 2 सैंपल है आपके पास। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं साहब डॉलर को 200 रुपए में कंट्रोल करते हुए। अगर पिक्चर लगा दे तो क्या बात होगी, पिक्चर नहीं है आपका? हाँ पिक्चर है आपके पास, ये देखें। ये डॉलर को 200 रुपए पे हथौड़े के साथ, हथौड़े के साथ, कीलों के साथ उसको रोका जा रहा है। वो अलग बात है कि हथौड़ा हाथ पे ही लगा, हमारा आपके नहीं। और फिर इसके बाद मईशत को जिस तरह सही करना पड़ रहा है उसकी एक छोटी सी वीडियो कुछ ये है। ये देखें मईशत सही हो गई, ये देखें हो गई, जोड़ दी मईशत। तो बस इतना ही है। लेकिन लास्ट थिंग, सारा कसूर हम डार साहब पे नहीं डाल सकते। आप वजीर आज़म, आप बिल्कुल इस्तीफा देने के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। आप नहीं सोचना चाहिए, नहीं वो नहीं देंगे इस्तीफा, वो तो घर की बात है ना यार। वजीर आज़म इज द फाइनल अथॉरिटी, वो उनकी से होती है। और जहां तक मैंने सुना था कि हमारा जो स्टेट बैंक है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। जी, उनका भी ज़ाहिर मुदख्खल है। तो सिर्फ अगर आपने रबर स्टैंप का किरदार इख्तियार करना है तो जी, देन द ब्लेम इज शेयर्ड ऑन ऑल थ्री। ठीक है। तो शख्सियात का तो अब मुदख्खल है और हम ये देख सकते हैं कि ब्लेम किसका है। मैं एक जगह देख रहा था कि इसाक डार साहब ने जिस तरह ये डिले किया 3-4 महीने, तो किसी ने एस्टिमेट भी लगाया कि इसका हमारी मुल्क की मईशत को 3 बिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि आपके रेमिटेंसेस गिर गए, आपके एक्सपोर्ट्स गिर गए। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको और समझना चाहते हैं, हमें ज्वाइन किया है अब क्या होगा? हबीब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अक्दस माहिर मईशत हैं, उनके मामला पे नज़र है। डॉक्टर साहब, हम मैक्रो इकोनॉमी और ये इस पे तो हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर ये बताएं कि हमारा जो आम आवाम है जो इस सारी इक्वेशन से बाहर है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? ये जो डॉलर को हमने आज़ाद कर दिया है उसका, और आगे जो फैसले आने वाले हैं, आम आदमी जो है हमारा वो क्या एक्सपेक्ट करे? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे लेने के लिए। देखें, आपका जो सवाल है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब होने जा रही है वो ये है कि ये जो अभी डीवैल्यूएशन हुई है डॉलर के अगेंस्ट, जिसका वसतुल्लाह साहब ने भी जिसका तस्करा किया 9.61%, इसकी वजह से तमाम की तमाम जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं पाकिस्तान में वो महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान में अफराते ज़र ऑलरेडी 25% के ऊपर चल रही है। आने वाले कुछ महीनों में, 1 से 2 महीने में, मैक्सिमम 1 क्वार्टर के अंदर ये तकरीबन 40% के करीब पहुंच जाएगी, जिससे पाकिस्तान में जो आम आदमी की जो ज़िंदगी ऑलरेडी अजीरन हो चुकी है महंगाई की वजह से, उसमें और तकालीफ के अंदर इजाफा होगा। जी, तो अभी देखें IMF का वफ्द भी आ रहा है और हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मिनी बजट की बातें हो रही हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में है कि 200 अरब का मिनी बजट होगा। तो हम ये मान के चलें कि अब ये जो पेट्रोल, डीजल, गैस है, इसको ऊपर जाना ही जाना है। जी, बेसिकली आपकी जो एक मेजर चंक है फ्यूल का, वो इंपोर्ट होता है। तो जैसे ही आपकी करेंसी गिरती है डॉलर के अगेंस्ट, तो पंप के ऊपर आपको ये प्राइसेस नज़र आएंगी। साथ ही साथ IMF का ये तकाजा है कि हम अपनी जो फिस्कल पोजीशन है उसको बेहतर बनाएं, और उसके लिए हमें गैस के नर्ख को बढ़ाना पड़ेगा। तो एनर्जी की प्राइसेस के अंदर एक खातिर खा इजाफा नज़र आएगा आने वाले दिनों में। अच्छा, जब एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हर एक चीज़ की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और हमने अक्सर देखा कि जब चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे नहीं आती। इसको कहते हैं ना स्टिकीनेस ऑफ प्राइस। डॉक्टर साहब, ये अवॉइडेबल था? मतलब सही है, अभी तो एकदम ये शूट अप किया है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका था कि यार ये धीरे धीरे होते ताकि एकदम हमारे मुंह पर इतना पंच ना पड़े? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है ग्लोबली, जिस किस्म की जियोपॉलिटिकल रेंट्स पाकिस्तान ड्रॉ करता है दुनिया में, जो कि अब इतने ज़्यादा नहीं रहे, उसमें अब हमें नज़र आ रहा है कि अब IMF और उसके जैसे बाकी इदारे पाकिस्तान के लिए गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम देर से तो गए IMF के पास, लेकिन आई थिंक IMF ने अपनी पोजीशन पाकिस्तान के हवाले से सच नहीं बदली। और मेरा एक ख्याल ये भी है कि इस सारे मामले के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठती रहीं, जो 2-3 महीने से डिफ़ॉल्ट के हवाले से उठ रही थी, उन्होंने भी एक रोल प्ले किया है पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की लिक्विडिटी को कम करने में। फॉर एग्जांपल, जब इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी पाकिस्तान में बढ़ गई है, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ रही है, तो बहुत से लोग अपने डॉलर्स को मार्केट में लाने से कतरा रहे हैं। जो लोग बाहर हमारे एक्सपोर्टर्स प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं, वो उसको रिपेट्रिएट नहीं करना चाह रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब इस तमाम ये पाकिस्तान रुपी के साथ हमें नजर आया है, इसको पाकिस्तान के सियासी कॉन्टेक्स्ट में समझने की भी जरूरत है। जी,
अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब के जो फ़वाइद हमें गिनवाए जा रहे हैं फ्री फ्लोटिंग के, वो ये कि एक तो ब्लैक मार्केट वाइप आउट हो गई है तकरीबन आज से ही, और इसके अलावा अब रेमिटेंसेस जो हैं वो बैंकिंग चैनल से दोबारा आने शुरू हो जाएंगे, हुंडी वुंडी का सिलसिला कम होगा, शायद एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो सकेगा। ये बताइए कि आपकी क्या है प्रेडिक्शन हालात को देखते हुए, ये उड़ान कहाँ तक जाएगी और स्टेबलाइज होने का कहाँ पे कब इम्कान है? जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रिसेंट नंबर्स देखें करंट अकाउंट डेफिसिट के, तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बेसिकली पुश करता है एक्सचेंज रेट को इन आइदर डायरेक्शन, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल के अंदर आ चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो पेंट अप इम्पोर्ट्स थी वो दोबारा से ज़्यादा होने लग जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो ये जो एक्सचेंज रेट है विज़ावी डॉलर, ये 260 और 265 के दरमियान जाके कहीं स्टेबलाइज होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी यही सवाल था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और कुछ ने हमें क्लियर की। तो वेल ज़रा तो बस ऐसे ही चल रहा है यार। अभी मैं पढ़ा था कि हुकूमत ने अभी डेवलपमेंट फंड्स कुछ पार्लियामेंटेरियंस के लिए 30% बढ़ा दिए, अब वो 90 बिलियन पर आ गया है। और उसके साथ साथ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो क्या कहते हैं रेस्ट हाउसेस और रिहाइशें होती हैं, उनकी तामीरात के लिए भी काफ़ी फंड दिया है। तो हरकतें तो हमारी गरीब मुल्क वाली वैसे नहीं है। मैं एक चीज़ और ध्यान दे रहा था, ये जो मौजूदा एक्सचेंज रेट सिस्टम है 99 में हुआ। अच्छा, मज़े की बात है, ये नवाज शरीफ दौर के आखिरी दिनों में जब भाई साहब थे, तब भी वज़ीर ख़ज़ाना थे, तब ये नाफिज हुआ था। फिर जो है ये सितंबर तक, जब तक वो नहीं आए थे भाई साहब इस मुल्क में, तब तक ये उन्हीं का नाफिज रहा। ये आते ही फिर इन्होंने इन पे एक जुनून सवार हो गया कि मैं ते 200 तो थल्ले ही लेके आसा। तो अपने ही सिस्टम के साथ इन्होंने जो काम दिखाया एक, और मैं निमट लूँगा और तुझे क्या पता है, तू तड़ाक हो गई थी ना मिफ्ता इस्माइल से, तो इस वक्त भी वो आदमी मुस्कुरा रहा है। हाँ, नहीं वो तो मुस्कुरा सकता है ना सर, रोना तो सिर्फ हम लोगों के लिए। चलिए मुस्कुरा वक्फा ले। वेलकम बैक। कल तो फवाद चौधरी जो हैं छा छू गए थे तमाम चैनल्स पे, और आज भी उनकी थोड़ी बहुत बाज़ सुनाई दे रही है, ऑल्दो वो 2 दिन के फिज़िकल रिमांड में हैं। 28 को दोबारा पेश होंगे अदालत में। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने ये मशवरा दिया है रियासत को और हुकूमत को कि ये जो मकबूल सियासी रहनुमा होते हैं ना, इनकी गिरफ्तारियों से मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी हो सकती है, लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए और फ़रीक़ैन को सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अहम मामलात पे कौमी इत्तफ़ाक़ राय पे कोई ना कोई कंसेंसस जो है उस तक पहुँचने की भी कोशिश करनी चाहिए, है ना। अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो सेनेट के साबिक़ चेयरमैन है रज़ा रब्बानी, उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो गद्दारी से मुताल्लिक़ जो 124A है पाकिस्तान पीनल कोड में, उसके तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इंतहाई फजूल हरकत थी। बकौल उनके जुलाई 2021 में मैंने इस सेक्शन को पीनल कोड से निकालने के लिए सेनेट में एक बिल पेश किया था, सेनेट ने मंजूर कर लिया। उसके बाद ये कौमी असम्बली में जब बिल गया तो वहाँ पता नहीं कि फिर क्या हुआ, आज तक जो है मिल नहीं रहा। लिहाजा जो मौजूदा हुकूमत है ये इतनी मेहरबानी करे कि अगर वो बिल नहीं मिल रहा तो अपने तौर पे कौमी असम्बली में मेरे बिल की बुनियाद पे एक जो है बिल पेश करे, इसलिए कि अब इसकी ज़रूरत नहीं। 1860 से ये चल रहा है, भला बताइए। ये एक चीज़ ज़हन में आई है, एक चीज़ ज़हन में आई। और अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि तारीखी तौर पे ये जो है सियासतदानों और सिविलियंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि जब आर्टिकल 6 जो है लगाया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब पे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। बाकी माइनस कर दें अगर इनको, तो फिर सिविलियन ही बचते हैं। देखिए सर, क्या कहते हैं ना कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हाँ, लेकिन सम आर मोर इक्वल। तो अच्छा, ये जो बात है ना सेडिशन की, सेडिशन वाली बात और सेडिशन के कानून की बात, कोई हुकूमत ज़ाहिर है कि इस तरह का इतना खूबसूरत हथियार हुकूमत या हुकूमत के ऊपर जो हुकूमत होती है जो भी अपने हाथ से नहीं किसी को देना चाहती। मुझे सिर्फ एक इसकी मिसाल याद आती है हाल में, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और
अपने हाथ से F58-2B को ख़त्म किया था। इतनी फार साइटेडनेस थी उनमें कि भाई आज मैं सदर हूँ, कल नहीं हूँगा। तो किसी सदर के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि कुल्हाड़ी चलाए और ये गुलाम इसाक खान की तरह और वो दगारी साहब की तरह किसी की हुकूमत चट कर दे। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है ना आज वसत, कल जैसे एजाज शाह साहब कुछ बात कर रहे थे, मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। करें। मुस्लिम लीग काफ नाम से तो जाहिर है कि बच्चा पाकिस्तान में वाकिफ़ है। उसके एक धड़े की जो जनरल काउंसिल है, आज उसका कन्वेंशन लाहौर में हुआ, जिसने पार्टी के जो बानी चौधरी शुजात हुसैन उनको एक दफ़ा फिर सदारत से सुबकदोश कर दिया। एक बार मतलब मुझे याद पड़ता है पहले खाना जंगी चल रही है, वो उसको निकाल देते हैं। और उनकी जगह कामिल अली आगा और चौधरी वजाहत हुसैन को मुश्तरका सदर मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन परवेज़ इलाही जो इस धड़े की आँख का तारा हैं, वो बदस्तूर सूबाई सदर रहेंगे, उन्हें मरकज़ी सदारत से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, चंद दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। वजह यह थी कि उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि हो सकता है कि हम PTI के साथ मर्ज हो जाएं। तो बड़े चौधरी साहब को ये बात ज़ाहिर है पसंद नहीं आई। आज का जो टीप का बंद है वो ये है कि कन्वेंशन से चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई सदर होते हुए खिताब किया और उन्होंने एक बार फिर पंजाब असम्बली तोड़ने के जो खानसावी फ़ैसला है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और PTI के चंद रहनुमाओं पे खान साहब को गलत मशवरे देने का इल्ज़ाम भी लगाया। बाकी क्या क्या कहा, थोड़ी सी झलक सुन लीजिए। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि जी ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। एक साल और लग जाता ना तो इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नज़र नहीं आने नून लीग दे। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। मुझे मोनस तो उसकी बड़ी तारीफें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात, कुछ भी नहीं है। आज भी ठीक है, खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। हाँ यार, आखिर में ना आखिर में जो वो बिल्कुल बहुत प्लेथन लगाया जाता है ना, प्यारा मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अच्छा, यार मान जाओ। अब जाहिर है कि ये कोई पहली दफ़ा तो इन्होंने नहीं कहा, जो है बारहा ये बात कर चुके। अच्छा, PTI के जो नौजवान हैं और जो क़यादत है वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखती है, इसलिए कि उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि कम से कम चौधरी साहब के लिए गुस्सा नहीं करना, हाली बड़ा काम पे है, बहुत ही लिहाज से फिर तनकीद का जवाब देते हैं वो। तो ये इंटरेस्टिंग इसमें एक एडिशन मैं कर दूं। इनकी जो बात थी ना, इसमें एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी है। कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 लोग हैं खान साहब के इर्द गिर्द, और ख़ासतौर पर जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, जो सालों से या शायद दिहाइयों से ये ख्वाब देख रहे हैं कि किसी दिन मैं पंजाब का वज़ीर आला बनूंगा। ओके, और शायद उनमें से एक शख्स हैं जिनका ये इस स्पीच में फवाद चौधरी जिक्र कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब हमेशा एक एम्बिशन भी रही है, शाह महमूद साहब। क्योंकि देखिए, जब ये अब इस पर जब डिबेट होती है और हम कहते हैं कि यार लेकिन वो जो 3-4 लोग हैं, अगर वो पुश कर रहे थे कि जी डिज़ोल्व करो, हालांकि मंझे हुए लोग परवेज़ इलाही, एजाज शाह, जिसको पूरा सिस्टम इन एंड आउट पता है कि भाई क्या होता है, क्योंकि उसने खुद किया है राइट, लेकिन गलत लोगों के साथ। तो फिर खान साहब ने क्यों माना? तो उनकी मोटिवेशन क्या होगी कि आप इस नहज तक खान साहब को पुश करें? तो एक मुमकिन है मोटिवेशन यही है ना कि यार असेंबली टूटेगी तो सारा चांस बनेगा। ये आई थिंक दिस इज वन। तो अब ये है कि जब हम सेडेशन केस की बात करते हैं, कल भी हमने ज़रा सी बात की कि ये केस बहुत से लोगों पे बना, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं, बेनज़ीर साहबा पे भी बना, अली वज़ीर, अभी पाकिस्तान में कराची में अली वज़ीर हैं जिनका जिक्र नहीं होता, हुसैन शहीद सोहरावर्दी हैं। अली वज़ीर का ये है कि एक मुकदमे में रिहा होते हैं तो दूसरे में, और ये वही सेडेशन का चार्ज है। तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जिन लोगों
फवाद चौधरी पे ये केस लगने पे बहुत तकलीफ हो रही है, तो कहीं अली वजीर का नाम भी आप देखते ही रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। नहीं, पता चल जाएगा कि वहाँ पर उसूली बात कितनी हो रही है और कहाँ हो रही है। वहाँ पर सी नो ईवल हियर नो ईवल वाला चक्कर शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये भी हम डिबेट कर रहे थे ना, और अभी भी डिबेट हो रही है कि यार तो मतलब गद्दारी क्यों? निहाल हाशमी पे आपने तौहीन लगा दी, अब तौहीन लगा सकते हो, धमकी दी है, उस पर उठा लो। तो सलाउद्दीन अहमद साहब जो बहुत मशहूर वकील हैं, उनसे थोड़ी सी डिबेट चल रही थी इसी के ऊपर, तो उन्होंने 2 बातें बचाई हैं मुझे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि एक तो कि जहाँ तक धमकी की बात है, अगर आप हथियार आपके पास नहीं है, कि जैसे मेरे पास हथियार है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें देख लूँगा शाहजेब, मैं तुम्हारे ख़ानदान को देख लूँगा, उस पर आप बंदे को गिरफ्तार कर सकते हो। हथियार के बगैर आपने किया तो वो गिरफ्तारी इमीडिएटली नहीं हो सकती, जिस तरह इनके सुबह 4 बजे 5 बजे वाला जो सीन हुआ था। दूसरा सवाल आता है तौहीन क्यों नहीं हो सकती? तो अकॉर्डिंग टू सलाउद्दीन साहब वो कहते हैं कि यार इसमें क्या होता है कि पहले आपको नोटिस, ईसीपी को नोटिस इशू करना होगा, फिर ट्रायल होगी, फिर उसके बाद शायद कन्विक्शन हो। दूसरी बात कि पीटीआई ने खुद जो ईसीपी के पावर्स हैं कंटेम्प्ट पे पनिशमेंट देने की, उनको चैलेंज किया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू सलाउद्दीन स्टे ऑर्डर्स भी हैं ईसीपी के खिलाफ इस तरह के केसेस में। और क्योंकि आपका मकसद था कि आपने दिखाना था कि इस बंदे के हम किसी को भी उठा सकते हैं, तो ये 2 तरीके ना मजेदार नहीं होते, वो लंबे खिंच जाते हैं। नहीं तो क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि हमने इनको तौहीन के ज़मरे में नहीं घसीटा क्योंकि वो चैलेंज हुआ है, इसलिए हमें ये करना पड़ा? यार उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मकसद आपका होता है टू मेक अ डिस्प्ले, हाँ बिकॉज देखो यार ये काम दिन में भी हो सकता है ना। सेक्रेटरी को ले लो ना, इलेक्शन कमीशन के, ट्राई तो करें, हो सकता है वो आ जाए, वो एक्सप्लेन कर दे, वो एक्सप्लेन कर, व्हाई नॉट, चल ठीक, चल वक्फा ले। वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे डॉलर सियासत, तो जाहिर है अगर बंदा देख रहा होता है कहता है कि यार हर जगह अंधेरा ही है, हर जगह अंधेरा ही है, कोई हमें थोड़ी सी उम्मीद दे दें। तो कोई बात नहीं, आज हमारे पास थोड़ी सी ही उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोने में छुपे छुपाए ऐसे भी लोग हैं जो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। और ये जो अभी हम इनको दिखाने चाह रहे हैं, ये पर्सनली मेरे लिए काफ़ी टचिंग किस्म की बात है, क्योंकि 2 जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, एक जो कंपनी है और फिर एक फुरकान है, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने काफ़ी दफ़ा इसी शो पर कवर किया है। और हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो मिलकर अपने काम को आगे ले जा रहे हैं। कैसे, देखिए। हमजा, आपका क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? तो यहाँ पर मैं मार्केटिंग भी देख रहा हूँ, और दूसरा ये है कि काउंसलिंग करता हूँ बेनिफिशरीज की जो जिनकी एम्पिटीज हुई होती है, तो वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं जब वो यहाँ आते हैं। तो लेकिन जब यहाँ से काउंसलिंग देखते हैं, उनको बताते हैं कि इतना बेनिफिशियल है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनका मतलब कहते हैं ना कि दिल हल्का हो जाना, तो ये वाली चीज़ हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक तो है ना कि जो जैसे कंजेनिटल कहते हैं, जो उनकी बाय बर्थ है, तो उनको तो ये नहीं है पता कि हमने क्या खोया है, लेकिन जो एम्प्यूटीज होते हैं, मतलब क्या किस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं आपको उनसे? जैसे एक हमारे बेनिफिशरीज हैं मौज भाई, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक हाथ चले गया जी, सही है। तो वो तो उन्होंने तो बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया। एक सेकंड फिर एक है हमारी, तो वो क्या कहते हैं लड़की हैं, तो एक हाथ उनका इलेक्ट्रिसिटी पे लगा और दूसरा ऐसे किया कि वो उनको उस दूसरे हाथ को छुड़वा रही थी, तो वो दूसरा हाथ भी उसमें, तो दोनों हाथ, तो उन बेचारे के दोनों हाथ चले गए। लेकिन तो वो अब यहाँ वो हमारी बेनिफिशरी है यहाँ पर, दोनों आम उनके लगे में, दोनों यूज़ कर रही हैं और बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं। पहले उनका ये था कि वो घर पे रहती थी, क्योंकि वो एक गर्ल है, बॉय तो कर लेता है कुछ ना कुछ करके, तो वो एक गर्ल है। अब वो पहले वो घर पे रहती थी, अब सेकेंडली ये कि अब उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, अब क्या फ़र्क आपने देखा है कि जब लोग पहली दफ़ा आते हैं एम्प्यूटीज़ और उनको नहीं पता कि यार यहाँ पे क्या होने वाला है, और फिर जिस दिन वो बाकायदा कामयाबी से अपनी नई लिम्ब को यूज़ करके निकलते हैं, कितना डिफरेंस होता है एटीट्यूड में? तो बहुत डिफरेंस होता है। मैं पहले तो उनका बताऊंगा जिनकी एम्पिटिशन होती है, हाँ। तो वो तो कभी कभार आके वो तो परेशान ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि उनको लगता है कि कुछ ऑपरेट भी होगा, ठीक है। तो वो जब आते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि सर ऑपरेशन तो नहीं होना, तो हम कहते हैं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम उनको एक फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि उनकी इंस्ट्रेंथ थोड़ी सी डेवलप हो जाए, तो वो उसमें जो है ना उनको आर्म कैरी करने में थोड़ा सा ईजी रहता है। तो वो फिर जब वो जा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि इस हाथ से वो कुछ काम कर रहे हैं वापस से, जैसे पहले करते थे, मतलब पानी पी लिया, बॉटल पकड़ ली, जो वो देखते हैं कि इस हाथ से कोई काम कर पा रहे हैं, तो उनका एक्सप्रेशन और फीलिंग दोनों अलग हो जाती हैं।
जैसे नई जिंदगी आ जाती है, जान में जान आ जाती है। अच्छा, जान की बात की तो ये जरा दिखाएं, इसमें कितनी जान है? आपके पास भी प्रोस्थेटिक है? बहुत पावर है। हाँ, ठीक ठाक है वैसे, अच्छी खासी ग्रिप है कि मैं इसको आपको पकड़ के मैं खींच सकता हूँ इससे। अच्छा, ट्राई करें। हाँ, ओके, यू आर डूइंग। हाँ। आपको ये कब लगा था? मुझे ये अभी जनवरी में लगा था। आपको ये अभी जनवरी में लगा था और ऑलमोस्ट एक ईयर, साल तो हो ही गया। बिल्कुल, साल तो हो ही गया है और ये बिल्कुल सही फंक्शनिंग है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा लगा था। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ था? आपकी भी एम्पुटेशन हुई थी या बाय बर्थ था? बाय बर्थ था आपका? मेरा बाय बर्थ था और मेरा सीन ऐसे हुआ कि मैंने सबसे पहले इनकी वीडियो देखी। हाँ, जो एक बेनिफिशियरी था, इनको गिटार प्ले करता था। जी बिल्कुल, वो बहुत ही फैसिनेटिंग वीडियो थी कि मुझ जैसे को पैशनेट बंदे को तो अच्छी लगी वो। तो बेसिकली उसको देखता वही जो है ना, मैं इनके पास आया था। फिर ये है कि मेरे घर वाले भी बड़े विलिंग थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक डम प्रोस्थेटिक तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब वो कि अगर आपने पहन लिया तो आपका हाथ ऐसे ही रहेगा, आप यूँ हिलता जुलता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये है कि मैं हिला सकता हूँ अपने हिसाब से, चीज़ों को उठा सकते हैं, लोगों को खींच सकते हैं या दूर धकेल सकते हैं, जैसे भी बंदे पे डिपेंड करता है। यही सीन है। फिर जब मुझे ये लग रहा था ना, तो मैं भी ये कहता यार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वालदा थी, अम्मा ने ज़बरदस्ती लगवा दिया। फिर अब ये है कि तो अम्मी की बात सुन लेनी चाहिए ना, इसका मतलब मेन लेसन तो यही है, सुननी चाहिए। हाँ। तो अब ये है कि अब बहुत डिफरेंस है इसमें ना। पहले कोई चीज़ मुझे कैरी करनी होती तो मुझे बॉडी का सहारा लेना पड़ता था। हाँ। अब इसमें ये है कि मैं डायरेक्ट इससे जो है ना कर सकता हूँ। मतलब बंदे की पर्सनैलिटी में भी काफ़ी जो है ना इजाफा हो जाता है, बहुत एनहेंस हो जाती है, एक्स्ट्रा एनहेंस हो जाती है। मैं सही है, मतलब कि पहले से ज़्यादा आप चीते बने हुए हैं। ठीक है, बहुत बस, क्या बात है। थैंक यू सो मच हमजा। अब आपको मिलाते हैं मोहम्मद गुफरान साहब से। गुफरान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अभी आर्म की फिटिंग हो रही है या आपकी नई आर्म बन रही है? फिटिंग हो रही है, नई आर्म भी बना रहे हैं वो, उन्होंने स्कैनिंग और साइज लिया है। अच्छा, और पहले आपकी आर्म एक है ना यहाँ पे, पहले मेरे ख्याल है ब्लैक रंग की, अभी मुझे दिखा भी रहे थे। तो ब्लैक रंग पसंद है आपको? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने जस्टिस लीग की टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ, तो इनमें से कौन आपको अच्छा? इसमें तो सुपरमैन और बैटमैन भी है। सुपरमैन बेहतर है बैटमैन? बिल्कुल 100%। देखो सही बात की है बच्चे के मुंह से हमेशा सच ही निकलता है, यही कहते हैं। तो बैटमैन वाली आर्म की कोई डिजाइनिंग की सोच नहीं है, जिस तरह उसका ग्लव है स्पाइक्स वाइक्स वाला? हाँ, तो अनस भाई ने ब्लैक पैंथर का बताया था, बैटमैन का तो नहीं बताया। ब्लैक पैंथर मूवी देखी है आपने? देखी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, पसंद नहीं आई। चले कोई बात नहीं। नई बैटमैन मूवी तो देखी है आपने? हाँ, वो कैसी लगी? चले, जस्टिस लीग वाली मूवी देखें, उससे भी बेहतर है अगर आपने नहीं देखी। तो आपको जब पहली दफ़ा आर्म लगी यहाँ पे, तो आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत दर्द होता था, फिर सही हो गया। थोड़े दिन लगा के रखा तो फिर सही हो गया। हाँ, भारी तो नहीं लगता आपको? और चीज़ें भी आप उससे उठा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, जब आप उन्होंने देखा आपको नई आर्म के साथ, रोबोट आर्म के साथ, क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। और स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं वो ये नहीं कहते कि मुझे भी चाहिए? नहीं। स्कूल में दोस्त क्या कहते हैं आपको आर्म के साथ? वो भी, लेकिन मैं स्कूल में पहन के नहीं जाता। आप स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा सारे, वो खींच लेते हैं। हाँ, इसी वजह से थोड़ा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान बेटा, थैंक यू। अब हम मिलते हैं डॉक्टर आयशा से, जो बायोनिक्स कम्युनिटी सेंटर के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर का क्या किरदार है यहाँ पर? पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं एक पेशेंट में, तो आई डील देम। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास इम्प्योरिटी, तो मेरे पास आता है, आई असेस देम, एवेलुएट करते हैं उनको। जैसे पेशेंट है, उनकी इम्प्रेशन होती है तो ट्रॉमेटिक या एक्सीडेंटल, तो उनमें हम ये चेक करते हैं कि उनका जो वूंड है वो हील हो चुका है या नहीं, कोई उनकी पेनफुल साइड तो नहीं है। तो दिस इज इट। जहाँ तक मतलब कुछ एक तो है एम्प्यूटीज, जिनको एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, जो भी, और एक है कंजेनिटली जो पैदाइश से ही है।
तो उनकी ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आता है? मतलब आपके पास अगर कंजेनिटल आए तो ऑब्वियसली आप ज़ख्म को तो नहीं देखेंगे, तो उस वक्त आप क्या देखेंगे? जो कंजेनिटल होते हैं उनमें हम स्ट्रेंथ देखते हैं, लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ इम्पिटेशन, वेदर इज बिलो एल्बो और अबव एल्बो लेवल क्या है। और दूसरी बात जो हम चेक करते हैं उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है, और सिग्नल्स जो हमें चाहिए होती है क्योंकि हम ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक बनाते हैं तो उसके लिए कितने सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग हैं। बेसिकली ये होता है कि जिनमें पैदाइशी आम नहीं होता ना तो वो यूज़ नहीं करते, दे डोंट यूज़ इट, तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उनमें हम फिर मसल स्ट्रेंथ, पावर और ये सारी चीज़ें देखते हैं। हर एज के आते हैं, 3 साल की बच्ची भी आती है, बड़े बड़े अंकल्स भी आते हैं, तो हर एज के आते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, जैसे एक बच्ची आई थी हमारे पास, उनकी शोल्डर से डिसआर्टिकुलेशन थी, हाफ ऑफ हर शोल्डर्स वर मिसिंग, तो दैट वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस फॉर अस कि भाई शोल्डर्स भी नहीं है। तो खैर लेकिन मैं जो है ना, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है इट्स बेसिकली एन एक्सीडेंट इन इमरजेंसी, तो मैंने तो वर्स देखा हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि भाई एम्पावर कर रहे हैं लाइफ। जो मैं वहाँ इमरजेंसी में देखती थी सबकी कटी हुई टांगें, कटे हुए हाथ, यहाँ पे हम लगाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी ओवरवेलमिंग। बड़ा खुशी होती है कि उनको हम लाइफ में वापस ला रहे हैं, उनको जो है ना एक दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में जो है ना वापस ला रहे हैं, तो इट्स वेरी मतलब अमेजिंग सेटिस्फिकेशन है और इट्स काइंड ऑफ मोटिवेटिंग। ये डिप्रेसिंग नहीं है, वो जो जॉब थी ना डिप्रेसिंग थी, इट्स काइंड ऑफ मोटिवेटिंग। और आपको पता है हम जब देखते हैं लोगों की दोनों हाथ नहीं फिर भी सारे काम कर रहे हैं, तो हमें होता है कि भाई हमारे तो 2 हाथ कसम से हम एवी मतलब 24 घंटे कह रहे होते हैं यार ये नहीं है, दे कैन डू इट, हम क्यों नहीं करते, हम क्यों सुस्ते हैं? तो हमें भी जो है ना अपनी बाउंड्रीज से मतलब ज़्यादा काम करना चाहिए। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कराची में कायम बायोनिक्स नामी कंपनी की, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की मदद कर रही है। ये काम 2 बंदों ने शुरू किया, एक का ताल्लुक़ नवाबशाह से और दूसरे का क्वेटा से है। ये लोग हार्वर्ड नहीं गए, प्रिंसटन नहीं गए, ऑक्सफोर्ड नहीं गए, ये यहाँ पे कराची से जो यूनिवर्सिटी है ज़ैबिस्ट, वहाँ से फ़ारिग़ुल तहसील हैं। उनसे मैं आपको मिलवाऊँगा, लेकिन साथ ही पहले हम मिलेंगे बायोनिक्स के फ़िज़िकल फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर से। बायोनिक केयर सेंटर में एक जिम्नेज़ियम भी है जिसको यहाँ पे फुरकान देखते हैं। फुरकान, ये बताएं कि आप यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हुए, क्योंकि आप ख़ुद भी एक डिसेबिलिटी का शिकार थे, थोड़ी सी बताएं अपनी स्टोरी। देखें, बायोनिक्स जो है वो बेसिकली एक प्रोस्थेटिक आर्म कंपनी है, तो ये एक तरीके से डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। तो मैंने ये सोचा कि जब ये डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है तो मैंने भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर ओवरकम करा है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, और जिस डॉक्टर जो है वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। मेरी बहुत ज़्यादा रॉन्ग डायग्नोसिस हुई है, बहुत ज़्यादा गलत डायग्नोस करा है डॉक्टर्स ने। तो एट 16 ईयर्स ओल्ड, व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, तो फिर ये डायग्नोस हुआ, और उसके बाद जो है वो मैंने फिटनेस रेजिमेंट से। नहीं, उसमें था क्या कि आपकी जो हड्डियों का इशू था? जी, ये बोन ब्रेकेज का इशू होता है। ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि वालिदैन का जब मिलाप होता है, जब बच्चे की पैदाइश होने से पहले, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे इंटरमैरेजेस हो गए, थैलीसीमिया जैसे हो गया, उसी तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो बच्चे में लग सकते हैं। तो इसमें जो है वो बोन ब्रेकेज का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आपका जो है वो स्केलेटल एबनॉर्मलिटी एक तरीके से होती है ना, आपके टीथ जो है वो डिसऑर्डर होता है, आपका जो बोन डिसऑर्डर है पूरा स्ट्रक्चर आउट होता है आपका। हाँ, तो मतलब हड्डियां तकरीबन क्या गलने का बिल्कुल ऐसे, जैसे चौक के पार्टिकल, चौक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो उसके पार्टिकल्स गिरते हैं नीचे, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो बोन मैरो सूखा हुआ होता है, तो मेरी 11 दफ़ा टूटी है, विद 2 times थाई बोन क्रैक्ड विद एवरी इंच। अच्छा, आप यहाँ पे आ गए, उसके बाद ज़ाहिर है कि आपकी अपनी भी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी, और अब आप दूसरे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको हेल्प करते हैं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट मास्टर भी हूँ और फिटनेस कंसल्टेंट भी हूँ मैं। तो मैं अपने जैसे बायोनिक आर्म्स वाले हैं तो उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हम स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं कि हम किस तरह इनको ट्रेन करें। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ज़बरदस्त काम हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बायोनिक्स केयर सेंटर में, और ये जो पूरा एक्सरसाइज है इसके जो रूह रवां हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अनस न्याज और उवैस कुरैशी। आप दोनों की मुलाकात हुई ज़ैबिस्ट में, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे थे आज से 9-10 साल पहले। आप बुनियादी तौर पे दोनों डिज़ाइन के लोग हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, हम दोनों मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, रोबोटिक्स आप कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने जो ये बायोनिक आर्म्स में आपने काम शुरू किया, तो अब तक आप कोई 250 से ज़्यादा आप लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। दिखाएंगे आपने जो डिज़ाइन कर रहे हैं,
तो ये मटेरियल क्या है, कैसे आपने इसको बनाया? अच्छा, जो मैं अभी कंपैरेटिव बता रहा था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने बेल्ट पहना है, कुछ भी है। इसमें इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। ये आपने हाथ पहना और ये आपके ब्रेन से सिंक्रोनाइज हो जाता है। प्लस ये कि इसकी बॉडी कार्बन फाइबर मटेरियल से बनी हुई है, दैट इज़ वे मोर स्ट्रेंथफुल देन स्टील। और इसके अंदर जो हमने आर्म के अंदर मेटल यूज़ किया है, दैट इज़ एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम। ठीक है, तो हमने इसको बहुत ही रोबस्ट रखा है और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से रखा है। तो बेशतर जो केसेस आपने किए हैं वो कोनी से नीचे का जो हिस्सा है बाजू का, मेजॉरिटी उसमें है। सो बेसिकली मेजॉरिटी उनके साथ है, लेकिन क्योंकि पहले ब्लो एल्बो की रिसर्च कंप्लीट को काफ़ी अर्सा हो गया, इसलिए उसके ज़्यादा लोग हैं। लेकिन जैसे ही अभी हमने अबव एल्बो जिनकी एम्पुटेशन हो जाती है या बाय बर्थ नहीं होता, उनके लिए काम करना शुरू किया, तो वो भी हमारे अप्रॉक्सीमेटली 20-30 लोग ऐसे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके अंदर आपने अपनी एल्बो भी लिफ्ट करनी है, डाउन भी करनी है। जिस तरीके से रिसेंटली हमने एक ब्रेक थ्रू किया है, जो सहर एक बच्ची है जिसके दोनों बायलेटरल शोल्डर से एम्पुटेशन है, जिसकी करंट लगने की वजह से एम्पुटेशन हो गई, तो उसको जो हमने पहनाया तो उसके सेंसर्स से डाटा लेना कि जी उसने कब ऊपर करना चाह रही है और कौन सा आर्म ऊपर करना चाह रही है और कौन से आर्म की फिंगर्स मूव करना चाह रही है, तो वो हमने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे पास आदाद व शुमार नहीं है ना कि जिन लोगों के बाजू ज़ाया हो जाते हैं एक्सीडेंट में, बिजली के करंट से, धमाकों में, कि उनकी तादाद है कितनी? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बस ये डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी एक जनरल फॉर्म में लिया जाता है, तो वो फिज़िकल डिसेबिलिटी है, पाँव की है, हाथ की है, क्या है, उसकी कोई स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सतह पर। तो ये है कि पाकिस्तान में अभी अगर कोई इलाज करना चाहे तो इंपोर्ट या वो क्या जर्मनी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे? सो बेसिकली अगर किसी खुदा न खास्ता एम्पुटेशन हो जाती है तो सबसे पहले उसको पाकिस्तान में जो सोल्यूशन मिलता है वो एक वर्ल्ड वॉर के ज़माने का सोल्यूशन है, जो कि हार्नेस जिसकी अवेज़ बात कर रहा था। और अगर वो हमारे पास से नहीं कहीं और से लगवाना चाहता है तो उसको यूएस जाना पड़ता है या यूरोप जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। और जाहिर सी बात है आपको एक बंदा अकेला नहीं जाता, उसके साथ कोई केयर टेकर होता है उसके साथ जाने के लिए, जो कि इस एक्सरसाइज को नियरली इम्पॉसिबल कर देता है। तो उसके पैसे भी बहुत हैं? पैसे भी बहुत है, आपने वहाँ स्टे भी करना है। फिर अगर अबव एल्बो की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है ग्लोबली, जिसको हम TMR कहते हैं। तो अगर आप समझ लें कि उस सिर्फ सर्जरी की कॉस्ट देखते हैं, वही $20,000 सिर्फ सर्जरी की कॉस्ट है लोन। दैन फिर आपको एक महीने वहाँ पे बेड रेस्ट करना है, तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और पाकिस्तान में लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ड्यूरेबल भी हो और लाइट वेट भी हो। तो ये आप पहले बता रहे थे कि जो यूरोपियन मुल्कों में, जैसे जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी है वो अक्सर हमारे मुल्कों में कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा है, यहाँ पे गर्मी है, पसीना आता है, सेंसर्स काम नहीं करते हैं। तो आपने उस सबको एड्रेस किया है। यहाँ पे जब आप ये बनाते हैं और बाजू लगाते हैं, उसका एवरेज ख़र्चा कितना है? देखें, पाकिस्तान में जो अभी हम काम कर रहे हैं तो दुनिया में जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ना, इसकी कॉस्ट तो वो $15,000 है, और पाकिस्तान में आज हम $2,000 से भी कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करें। तो दुनिया में जो सबसे एक मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोस्थेटिक है वो हमारा है। प्लस ये कि इसके साथ आपको वारंटी मिलती है, साल भर की वारंटी, बैकअप, सर्विस, सपोर्ट, सारी चीज़ें, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, तो हमें कोई इसमें इशू नहीं होता। और इसमें आप बता रहे थे कि आप चिप लगाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, आपको पता होता है कि जिसको आपने लगाया है वो कैसे यूज़ कर रहा है। जी बिल्कुल। तो ये हमारा जो आर्म है, दिखने में तो एक बड़ा आपको सादा सा आर्म लग रहा है, लेकिन इट्स वेरी हाई टेक। इसके अंदर AI इम्प्लीमेंटेड है कि जो भी इंसान इसको यूज़ करता है तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर होता रहता है और वो डाटा हमारे क्लाउड सिस्टम पे आता रहता है। उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं वो ये लेकर आते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह पे कोई शख्स मौजूद हो, हमारा यूज़र मौजूद हो, उसने हर 7 दिन बाद हमारी एक बायोनिक की ऐप है, उसके साथ अपना आर्म कनेक्ट करना है और उसका तमाम जो डाटा है, फीडबैक है, वो उस तरह से इम्प्रूव हो जाता है। सो इससे होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लेट्स से आज आपने देखा जैसे UAE से फैमिली आई हुई थी अपना प्रोस्थेटिक लगवाने, तो वो जब अपना प्रोस्थेटिक लगवा के वापस चले जाएंगे तो कभी भी उनको कोई भी हर्डल होगी तो वी कैन ट्रबल शूट इट, मतलब कि यहाँ से बैठ के हम ट्रबल शूट कर सकते। तो आपने तो अपनी हिम्मत से और अपनी जुस्तजू से इसको आप आगे बढ़ाते गए हैं। आपने एक कमरे से आपने मुझे बताया कि शुरू किया था और माशाल्लाह से वो ग्रो कर रहा है। और तो अब इसमें एक बुनियादी सा सवाल कि हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में वैसे हर तरफ बड़ी मायूसी है ना, अभी इकॉनमी भी ख़राब है, सियासी हालात भी आपके सामने, तो लोग ये पूछेंगे कि जी गवर्नमेंट ने आपकी कोई हेल्प की या नहीं की, या ये आपने बस अपने ज़ोर पे ही सब कुछ किया है? जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, तो देखें गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, चीज़ें होती हैं
तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इसको सेकेंडली ऑपरेशन के ऊपर देख रही है, ज़रूर देख रही है। आज जब हमें बुलाया जाता है, रिकगनाइज़ किया जाता है, गवर्नमेंट इसको सराहती है, सब कुछ करती है, लेकिन एट फर्स्ट हम गवर्नमेंट को भी इतना ज़्यादा पुश नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बेसिक नीड्स हैं जो फुलफ़िल करने की हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ हम ज़रूर लाइन अप हुए हैं इस चीज़ों के ऊपर। अनस और वैस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने इस पे बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी एक छोटी सी झलकी के बायोनिक्स वाले आजकल क्या कर रहे हैं। एक कमरे से स्टार्ट किया था जहां पर ये रहते भी थे, काम भी करते थे, सोते भी थे, दिन में एक वक्त का खाना खाते थे, और अब पूरी एक फैसिलिटी बनाई हुई है। शुक्रिया कि आप वहां ले गए, इलॉन मस्क भी जो है अपनी गाड़ी पे इंस्पायरिंग स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इस तरह के बहुत है, और ये भी आपको हमने दिखाया, ये भी एक छोटी सी झलकी है। अगर आपको कांटेक्ट करना हो बायोनिक्स से तो नीचे पट्टी भी चल रही है इनकी वेबसाइट पे, BIONIKS.org। जी शाहज़ेब, वो सब सही लगा आपको? ठीक है, बहुत बेहतरीन है ये। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है यार, लेकिन ये पता है डूब जाता है, छुप जाता है इन सारी। नहीं, मसला ये कि अगर हम करंट अफेयर्स की डेफिनेशन चेंज कर दें ना, बदकिस्मती ये है कि हमारे करंट अफेयर्स की डेफिनेशन ये, नवाज शरीफ ने ये कहा, जरदारी ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, प्रोग्राम खत्म। अच्छी बात यह है कि कल का जो प्रोग्राम है वो आपके फ़ोन कॉल्स पर है। हम आप हमें अपने व्हाट्सएप पे भी नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें वॉइस कॉल, वीडियो मैसेज, आप हमें वॉइस कॉल नहीं, वॉइस नोट और वीडियो कॉल आप भेज सकते हैं। प्रोग्राम में हम उसको शामिल रखेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी, फ़िलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।